देखिए, ये तो कुछ मौलिक प्रश्न हैं। संविधान से लोकतंत्र निकला है या लोकतंत्र से संविधान निकला है? संविधान से न्यायालय निकला है या न्यायालय से संविधान निकला है? ये कुछ मौलिक प्रश्न इस मौलिक समय में खड़े हैं, उस पर अभी नहीं जाऊंगा। लेकिन देखिए, हेमंत जी ने जैसा कहा, और बहुत पहले से लोग इसको लक्षित करते आ रहे हैं, मैंने भी कई जगह लिखा है कि डेमोक्रेसी रिवर्स हो रहा है और राजतंत्र के वापस आने की पूरी संभावना है, या कह लीजिए कि पूरी आशंकाएं हैं पूरी दुनिया में। साम्राज्यवाद का जिस ढंग से विस्तार हुआ है, तकनीक ने जिस ढंग से मनुष्य पर नियंत्रण का रास्ता खोल दिया है, जिस समय में इनका अमेरिका का सिक्योरिटी एजेंडा लागू हुआ था, उस समय से ही ये बात है। इस गुलाम बनाने का पहला और महत्वपूर्ण तरीका यह होता है कि आपको सुरक्षा का आश्वासन दिया जाए। तो अभी देखिए कि ब्राजील के बाद लूला ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि दुनिया बहुत बदल चुकी है, किसी नए सम्राट की आवश्यकता नहीं है। यानी कि सम्राट बनने की इच्छा और आकांक्षा और परिस्थितियां तो बना ही दी गई। भारतीय आजादी का आंदोलन जब चल रहा था, पनिशमेंट भी मिल गया उसने। एम्परर ने, शहंशाह ने पनिशमेंट दे दिया, 50 का ड्यूटी लगा के उसको बता दिया कि अपनी औकात में है। ये भी हो रहा है। जी 50% टैरिफ लगाया है, लेकिन टैरिफ लगाने पर भी यही बात पुष्ट होती है कि वे सम्राट हैं। उन्होंने अपने को ही कंफर्म किया है या सम्राट, यानी कि अभी जिसे जहांगीरी न्याय की बात कह रहे थे कि जो मनमानापन है, भारतीय संविधान सब अधिकार देता है, विवेकाधिकार देता है, लेकिन मनमानापन का अधिकार नहीं देता है। तो ये जो मनमाने तरीके से जब जो कानून मन में आएगा लागू कर देंगे, जब जो कानून मन में नहीं आएगा नहीं लागू करेंगे, यह नहीं चल सकता है। और कोर्ट के बारे में आपने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि पूरे सम्मान के साथ, और कोर्ट का फैसला हर किसी को मानना पड़ेगा, लेकिन कोर्ट का भी अपना एक सत्ता का माने एक वर्ग चरित्र तो होता ही है। इस बात से तो इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, और फैसला इसको जनता के मैदान में होना है। कोर्ट के माध्यम से ना हमने आजादी हासिल की थी, हाँ जरूर एक्ट वगैरह था, लेकिन कोर्ट के माध्यम से तो हमने शहादतें दी है। हमने आजादी हासिल कोर्ट के माध्यम से नहीं की थी। और अगर नागरिकता भी बचेगी तो कोर्ट के माध्यम से नहीं, बल्कि जनता की अपनी ताकत के बल पर बचेगी, जो बिहार में इन दिनों हो रहा है। आपने ठीक ही कहा कि नागरिकता का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जो उसके 5 कई कायदे बताए गए हैं नागरिक होने के, उसमें से एक है जन्म, जिसे आप आज घुसपैठिया कह रहे हैं। ठीक है कि वो घुसपैठिया है। मैं पश्चिम बंगाल में रहता हूँ, मैं जानता हूं कि बांग्लादेश के लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए, लेकिन बांग्लादेश के लोग जब यहाँ आने लगे तो जिसके कारण बांग्लादेश बना, उस समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बात उठी थी। और इसको आप उस तरह से अलग नहीं कर सकते हैं जिस तरह से आप करना चाहते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे रिश्ते नाते सब कुछ है, सब कुछ छूट गया। जिनका घर बार आप लगाइए, और किस पर आप दायित्व देते हैं। चुनाव आयोग का काम नागरिकता का निर्धारण नहीं है, लेकिन एक ट्रिकी पॉइंट यहाँ यह है कि नागरिकों को ही मतदान का अधिकार होता है। तो जिन नागरिकों के बारे में उसे संदेह लगे कि ये नागरिक नहीं है, या इनकी नागरिकता संदेहास्पद है, उसकी पुष्टि वो केंद्र सरकार से, गृह मंत्रालय से करे कि ये नागरिक हैं कि नहीं है, आप स्पष्ट कीजिए। उसके बाद हम इनको मतदान का अधिकार देंगे, ये वोटर लिस्ट में शामिल करेंगे। लेकिन आप पूरी की पूरी जमात को ही कह देंगे कि आप साबित कीजिए कि आप नागरिक हैं। तो जब नागरिकता का कार्ड किसी के पास नहीं है तो कोई साबित कर दे, हम साबित नहीं कर पाएंगे, हम गरीब आदमी हैं, सही है, लेकिन आप बहुत बड़े आदमी हैं तो आप ही साबित कर दीजिए ना कि आप भारत के नागरिक हैं। तो कैसे हैं? आपके पास क्या दस्तावेज? कहीं नहीं ये लिखा हुआ है किसी दस्तावेज के कारण मैं इस देश का नागरिक बनूंगा। मैं जन्म से इस देश का नागरिक बनूंगा, मेरा जन्म इस देश में नहीं हुआ है। आप साबित कर दीजिए कि यहाँ नहीं हुआ है। आपने ऑनर्स की बात कही कि वो साबित करने का दायित्व तो किसका होता है। तो साबित करने का दायित्व तो होता है जो आरोप लगाता है। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इतने दिनों से रह रहे हैं, हम भारत के नागरिक नहीं हैं, तो आपको ये साबित करना होगा कि हम कहाँ के नागरिक हैं, और फिर वहां पर डिपोर्ट करना होगा। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कानून भी हैं। ये बिना मतलब का ये झमेला खड़ा कर रहे हैं। मूल बात यही है कि इसको सबको मताधिकार नहीं देना चाहते हैं। हमारे संविधान सभा में इस पर खूब बहस हुई थी, और यह कहा गया था कि किसको नागरिकता दिया जाए, नहीं दिया जाए।
मतदान का अधिकार किसी हो नहीं हो। और यह भी कहा गया था कि जैसे ग्रीक और रोमन साम्राज्य में हुआ करता, तो सिटीजन शब्द का अपने आप में ही अर्थ है कि जो नगर में रहने वाले लोग हैं, जो प्रभु वर्ग हैं, जो उच्च वर्ग हैं, जो धनवान हैं, शक्तिशाली हैं किसी संदर्भ से, और उन्हें ही नागरिक कहा गया था। लेकिन इसे तो लड़ करके हासिल किया गया ना पूरी दुनिया में, और सब पूंजीवाद ने और दुनिया की राजनीतिक ताकतों ने इसे अपने हित में देखा कि इस तरह की एक व्यवस्था किया जाए। लोगों को पार्टिसिपेटरी अपॉर्चुनिटी अगर नहीं देंगे हम पार्टिसिपेशन का, तो लोग कभी भी विद्रोह कर सकते हैं। उस जमाने के विद्रोह में और उस जमाने के संघर्ष में और आज के संघर्ष में अंतर हो गया है। उस जमाने में छापामार युद्ध हो सकता था, उस जमाने में राज के प्रति विद्रोह हो सकता था, संघर्ष हो सकता था। आज यह बहुत मुश्किल काम हो गया है, और इस बात को राजनीतिक सत्ताएं समझती हैं। आजादी के आंदोलन के दौरान भी आप जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके लोग ये चाहते थे कि अंग्रेज जब यहाँ जाएं तो अपनी सत्ता कांग्रेस को या यहाँ के राजनीतिक दलों को न सौंप करके राजे रजवाड़ों को सौंपा जाए, और इस दिशा में वे लगातार अंत तक सक्रिय थे। लेकिन जब वो बाल्कनाइजेशन ऑफ वो देख चुके थे यूरोप के लोग और इंग्लैंड के लोग, वो नहीं चाहते थे कि इसके पीछे कोई खून खच्चर छोड़ कर जाया जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक को ही देना उनको अधिक मुनासिब लगा। लेकिन ये अंत तक कोशिश करते रहे, जिसको प्रिवी पर्स के माध्यम से टोकन के रूप में इसे सुरक्षित रखा गया और कहा गया कि आपकी स्थिति सुनिश्चित है। तो वो राजे महाराजे रह गए। तो अब इनके मन में लेकिन तब से सपना है कि सत्ता अगर राजघरानों के पास वापस नहीं गई, तो अब किसी भी तरह से अगर सत्ता हासिल हुई है तो उसे राजघराने में बदल दिया जाए, और उस राजघराने का नेतृत्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास हो। और भारतीय जनता पार्टी यानी कि नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी तो नहीं, नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख के बीच का एक लंबा जो है सो संघर्ष यह भी है कि आरएसएस उनके नियंत्रण में रहे या वे आरएसएस के नियंत्रण में रहे। नरेंद्र मोदी यह चाहते हैं, राजा की तरह व्यवहार करते हैं, जहां जाते हैं वहां उस तरह का वाना वेश धारण कर लेते हैं, अभी पूरी दुनिया से वो सर्वोच्च सम्मान समेटने में लगे हुए। तो ये रिवर्स हो रहा है डेमोक्रेसी, और इस या उस बहाने से लोगों के मताधिकार जो गरीब है, और हमारे यहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था है, वर्णाश्रयी व्यवस्था है, जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उसमें तो ऊपर के लोगों को तो हो जाएगा, आप धनवान हैं, आप शक्तिशाली हैं, आप व्यापारी हैं, औद्योगिक नेता हैं। अब देखिए, मुझे तो लगता है कि पहली बार यह हुआ कि खुले रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इतने खुले रूप में कहा है कि जो नीतियां हो रही अमेरिका के साथ, जो ट्रेड डील हो रहा है, उसको लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थशास्त्रियों के साथ बैठ करके, औद्योगिक नेताओं के साथ बैठ करके विचार विमर्श करेगा कि उस पर कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। तो ये जो नया लक्षण उभरा है, इसके पहले शायद ही किसी सरकार की नीति पर या सरकार के डील पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस ढंग से कोई बात की हो, कि वह सलाह ही सही, लेकिन जब आप सलाह देने की हैसियत में आ जाते हैं तो वो डिक्टेटरशिप होता है। कुछ लोग अंग्रेजी में चुनाव आयोग की ही बात को करते हैं कि मे बी जहां लिखा हुआ है वहां इस तरह की व्याख्या करते हैं कि मे बी का मतलब होता है कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज में मे बी का मतलब है कि करना है, वो ऑप्शन नहीं रहता है मे बी कि करें ना करें। वो अंग्रेजी लिटरेचर और उसके व्याकरण का सवाल है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज ऑलवेज इंडिकेट्स दैट मे बी मतलब यू हैव टू डू। अब आप बोलते हैं कि यू मे प्लीज स्पीक, अगर आप बड़े अधिकारी रहे हैं, आप अगर अपने नोट पर लिखते होंगे मे प्लीज स्पीक, तो इसका मतलब ये थोड़ा होता होगा क्या जिस अधिकारी को लिखते होंगे वो अधिकारी चाहे तो आपसे बात करे, नहीं तो नहीं करे। उसका सीधा सा अर्थ होता है कि बात करो इस विषय पर। तो मे बी का अर्थ जिस ढंग से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, दैट इज ग्रामेटिकल, वो इंटरप्रिटेशन मे बी करेक्ट, बट एडमिनिस्ट्रेटिव करेक्शंस आर नॉट लाइक दैट। एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरप्रिटेशन ऐसा नहीं होता है। तो जहां लिखा हुआ है, तो जो हमारे 5 दिए गए थे, जन्म के आधार पर, किसी देश का कोई हिस्सा अगर हमें मिल जाता है तो उसके आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर, यानी कि शादी ब्याह कर लेते हैं, इसे 5 आधार बताए गए हैं। अब आप आधार को नहीं मानते हैं, हमारी सारी पहचान वहां पर है। ठीक ही कहा है, मैंने भी पहले इस बात की चर्चा की है कि आप आधार का सारा डाटा ले लेंगे, हमारे डाटा का उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग जो भी करना होगा करेंगे, लेकिन हम नहीं करेंगे। एक बात और सर, जो हम नागरिकों के पास जो चीज होती है वह डॉक्यूमेंट होता है, वह रिकॉर्ड नहीं होता है। जैसे हमारे मैट्रिक पास करने का जो सर्टिफिकेट मेरे पास है वह रिकॉर्ड नहीं है, वह एक रेफरल डॉक्यूमेंट है। रिकॉर्ड हमेशा गवर्नमेंट के पास होता है, हमेशा संस्थान के पास होता है।
मैं जो सर्टिफिकेट दूंगा दैट इज सब्जेक्ट टू बी वेरीफाइड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, और जिस किसी भी बोर्ड से हमने पास किया उससे रिकॉर्ड वहां है, मेरे पास रिकॉर्ड नहीं होता है। मेरे पास सिर्फ रेफरल डॉक्यूमेंट होता है जिसके माध्यम से रिकॉर्ड तक पहुंचा जा सकता है। किस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं? इनको नहीं मालूम है कि किस परिवार में जाए तो जितना जमीन है या जिसका रिकॉर्ड ये मांगते हैं, सारा रिकॉर्ड तो इनके पास, गवर्नमेंट के पास। मेरे कहने का मतलब ये उलझा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट अभी जो भी फैसला करे, कल जो बिहार में कुछ घटित हुआ, बिहार की राजनीति में जो नई करवट की स्थिति आ रही है, मैं किसी रेटोरिक में नहीं जा रहा हूं कि बिहार ने यह किया, बिहार ने वह किया, बिहार का यह ऐतिहासिक योगदान है। लेकिन यह जान जाइए कि जब कभी भी कर्पूरी ठाकुर की बात बार बार लोग उठा रहे हैं बिहार की राजनीति में कि छोट का राज मैंने वोट का राज, और इसको मैं ऐसे भी इंटरप्रेट करता हूं कि छोट का राज मैंने वोट का राज का मतलब ये हुआ कि प्रोलेटारियत की तानाशाही। अब ये संस्थान समझ ले कि अगर वह मताधिकार को अवहेलित करता है, जनतंत्र के इस संभावनाओं को अगर धूमिल होती है, तो वह कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी, और उससे जो उथल पुथल की स्थिति होगी वह किसके पक्ष में होगी, ये भारत भी समझ ले और दुनिया के लोग भी इस बात को समझ लें। क्योंकि तकनीक पर, मनुष्य से ज्यादा तकनीक पर भरोसा करना इस सभ्यता के लिए